अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक बार फिर से इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है और साथ में इम्प्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यानी कि हम उसमें ख़ास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और आईओटी की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। हमारे सिलेबस के मुताबिक वैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये है जो रीसेंट इन्वेंशंस हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और किसी हद तक उनको हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और जिनसे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। हेल्थ केयर में बेनिफिट देती हैं ये हमें, ट्रांसपोर्टेशन में बेनिफिट देती है, बैंकिंग में, एजुकेशन सेक्टर में, हर जगह पर ऑलमोस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हमें हर जगह पर ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज असिस्ट कर रही हैं, जिसमें खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है या उसमें हम ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप क्या करते हो, डिजिटल डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हो और उससे काम लेते हो। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आ जाएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। इसके अलावा इसमें ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी का नाम आ जाएगा, जो बच्चे इन टर्म से फेमिलियर है। अदरवाइज बस आप लोग फिर सिर्फ ये याद रखेंगे हमारे सिलेबस के मुताबिक। तो वो कहता है कि असल में फ्यूचर में ये हो रहा है कि जी रैपिडली ग्रोथ इन एआई एंड आईओटी। इन फ्यूचर भी ऐसा होगा और अभी भी करंट सिचुएशन में भी ऐसा ही है कि इनमें रैपिड चेंज आ रहा है, ये दिन ब दिन इनकी टेक्नोलॉजी जो है और ये चीज़ें सारी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आने की वजह से, ग्रोथ आ जाने की वजह से, जहाँ पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी बढ़ गए हैं। तो इसलिए हम लोग जहाँ पर इनसे बेनिफिट्स लेते हैं डेफिनेटली वहाँ पर इनके ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमें बियर करने पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने पढ़ने हैं इनकी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब ये होता है इनके जो रिजल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इनको इस्तेमाल करने से जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जो असरात पड़ रहे हैं या जो रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, दे आर कॉल्ड एज इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई एंड आईओटी ये आपकी हेडिंग है। इस हेडिंग से आप कोई चीज नहीं करेंगे, कुछ भी तैयार नहीं करेंगे, शॉर्ट भी नहीं, बाकी आप यहां पर आ जाएंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है बट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से बहुत सारे आ सकते हैं, वो मैं बारी बारी आपको बता देता हूं। जैसे कि रिस्क एंड चैलेंजेस में एल्गोरिथमिक बाइस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी शॉर्ट कंसिडर होगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। क्या रिस्क एंड चैलेंजेस हैं जी? देखें, डाटा प्राइवेसी की बात करते हैं। जब हम लार्ज अमाउंट का डाटा लेते हैं, ह्यूज अमाउंट का डाटा किसी जगह से कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस पर फिर हम उस डाटा का एनालिसिस करते हैं या कोई रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं या कोई प्रेडिक्शन देते हैं या डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि डाटा प्राइवेसी का कंसर्न जो है वो भी आ जाता है। देखिए, जब आप एक बड़ी मकदार का डाटा किसी जगह से ले रहे हो ना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। हम अगर एग्जाम्पल ले लें नादरा की, ठीक है जी, नादरा एक डेटाबेस सिस्टम है। अब वो जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के सिटीजन्स की डाटा लेते हैं, वहाँ पर उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाटा का कोई भी कंपनी या कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी मिसयूज ना कर सके उस चीज़ का। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डाटा प्राइवेसी। असल में डाटा प्राइवेसी का मतलब होता है टू कीप द डाटा सिक्योर, अपने डाटा की हिफाजत रखना, अपने डाटा की हिफाजत करना, अपने डाटा को सेफ रखना, डाटा प्राइवेसी कहलाता है। हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं, जैसे कि एआई और आईओटी के हवाले से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है जी, कुछ लोग स्मार्ट वॉच के बड़े शौकीन होते हैं। स्मार्ट वॉचेस जब आप यूज़ करते हो तो वो हेल्थ केयर में बहुत बेनिफिशियल होती है। कैसे कि इसके अंदर जो एक इसके अपने जो फीचर हैं, डिजिटल फीचर्स हैं, जिसमें वो आपकी हार्ट बीट जो है वो रीड कर रही होती है, उसकी रीडिंग वो मेजर कर रहा होता है। तो हार्ट बीट की रीडिंग मेजर करके वो किसी भी डिजीज को भी तो डिटेक्ट कर सकता है ना। एक बंदे की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है तो उसका मतलब यह है कि डेफिनेटली वो डिजीज्ड पर्सन है, वो पेशेंट है, किसी चीज का हार्ट पेशेंट है। तो अगर ये स्मार्ट वॉच या ये जो आपके डिजिटल जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी की वो वॉच है, अगर वो चाहे तो डेफिनेटली उनके पास डाटा का एक्सेस है, वो उस डाटा को लीक भी तो कर सकते हैं। तो किसी भी बंदे की जो पेशेंट है कोई भी, उसका जो है वो डिजीज रिकॉर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो इस तरह के कंसर्न्स भी वहीं पे पैदा होते हैं। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट है, इसके अंदर दूसरा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है जी हमें, एल्गोरिथमिक बायस। बायस कहते हैं अनफेयर डिसीजंस को, अनफेयर जजमेंट को, ठीक है, जो बेसिकली फेयर डिसीजन नहीं होता, इंसाफ के ऊपर जो मामला नहीं ना होता, उसको बायस कहते हैं, अनफेयर डिसीजंस या जजमेंट्स। एल्गोरिथमिक बायस ये है कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो क्या करते हैं, बायस्ड डिसीजंस करते हैं। इसकी रीडिंग, इसके जो पैराग्राफ है ना, इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं उसकी रीडिंग भी कर देता हूँ। पहले आप इस टर्म को समझ लें
कि एल्गोरिथमिक बायस में ये होता है कि आपके एआई की जो डिवाइसेस हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जितनी भी आपकी डिवाइसेस अटैच हैं, वो अगर अनफेयर डिसीजंस लेंगे तो वहां पर जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, एथिकल इश्यूज क्रिएट होंगे, मसले पैदा होंगे ना। आप इस तरह समझ लीजिए कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया कि वो डिवाइस या जो भी वो एक सिस्टम है ना, वो लोगों का करती है इंटरव्यू। आप एग्जांपल को समझिएगा, इंटरव्यू करती है, तो वहां पर ना हम लोगों ने मोस्टली जो है जब उसको, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग होती है, तो मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को ट्रेन करने के लिए ताकि वो उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग करे। तो जब हम लोगों ने उसको ट्रेन किया था ना कंप्यूटर को कि भाई आपने इस तरह से इंटरव्यू लिया करने हैं और कोई भी मेल या फीमेल को आप लोगों ने क्या करना है, आपने हायर करना है, आपने उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन पूछनी है, उसका एक्सपीरियंस पूछना है, एक सिस्टम पूछ रहा है, डिजिटल सिस्टम, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक इंसान नहीं पूछ रहा, सिस्टम उससे सारा इंटरव्यू ले रहा है और देन उसको बता रहा है कि जी आप सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस तरीके से क्या कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है। हमने जब उस सिस्टम को डाटा ट्रेन करने के लिए दिया ना, तो हम लोगों ने क्या किया, मोस्टली वहां पर मेंस की हायरिंग करवाई, आदमियों की। अब मेंस हायरिंग में ये होता है, मेन हायरिंग में क्या होता है कि उसने क्या किया कि हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया कि आप मेल को जो है वो ज्यादातर आप क्या करोगे, हायर करोगे, यानी कि हमने अनफेयर डाटा उसको प्रोवाइड किया। तो जब आप वो वर्किंग करेगा ना और जब हमें वो रिजल्ट्स देगा तो वो भी अनफेयरली काम करेगा और क्या करेगा कि जितनी भी क्वालिफाइड एजुकेटेड फीमेल तबका होगा उनको रिजेक्ट करता रहेगा अनफेयरली। क्यों? क्योंकि जब उसको ट्रेनिंग दी गई तो उसको अनफेयर डाटा प्रोवाइड किया गया और वहां पर मेन को, यानी कि आदमियों को, मेल तबके को ज्यादा प्रेफर किया गया। इसको बोलते हैं हम एल्गोरिथमिक बायस। तो इसकी रीडिंग जरा देख लें, ऊपर वाले के पैराग्राफ इजी है इसलिए मैं उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाह रहा। इसमें आप देख लें, एल्गोरिथमिक बायस में कहता है कि ट्रेनिंग ऑफ एआई सिस्टम्स इज कंडक्टेड ऑन लार्ज डेटा सेट्स एंड इफ दीस डेटा सेट्स कंप्राइज बायसेस। पहले यहां तक देखें कि हम लोगों ने जब एआई सिस्टम को ट्रेन करना होता है ना, तो हम उसको बड़ी मकदार का डाटा प्रोवाइड करते हैं और अगर वो सारा डाटा आपका कंप्राइजेस बायसेस, यानी कि वो बायस्ड डाटा रखता है, अनफेयर डाटा अपने अंदर रखता है, तो फिर क्या होगा, द एआई मॉडल्स कैन इनएडवर्टेंटली परपेचुएट और इवन एम्पलीफाई दीज बायसेस। यहां तक फिर क्या करेगा कि एआई मॉडल्स जो है वो इनएडवर्टेंटली का क्या मतलब होता है, विदाउट एनी इंटेंशन, इंटेंशंस के बगैर वो क्या करेगा, उस चीज को रिपीट करेगा और उसी चीज को रिपीट करने से मुराद ये है कि वो अनफेयर डिसीजन देगा वहां पर। दिस कैन लीड टू अनफेयर आउटकम्स इन वेरियस एप्लीकेशंस, और ये चीज जो है फिर वो आउटकम्स कैसे पैदा करेगी, अनफेयर आउटकम्स सच एज हायरिंग प्रोसेसेस में, जैसे मैंने आपको हायरिंग प्रोसेस की एग्जांपल दी, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट में आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि हम लोग लेट्स से एक चलान कंपनी है, ठीक है जी, वो चलान करती है किसी भी, वो ट्रैफिक का चलान कर रही है या वो किसी भी बेस पे किसी का चलान कर रही है, उसको फाइन कर रही है, तो उसमें वो क्या करता है कि अनफेयरली जब हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया तो हम लोगों ने कहा कि जी आप रिच जो फैमिलीज हैं, जो अमीर तबका है, उसका आप चलान नहीं करोगे, यानी कि हमने डाटा उसको ऐसा प्रोवाइड किया जहां पे हमने गरीब तबके का जो है वो चलान किया हुआ है, जहां पे हमने ऐसे लोगों का चलान किया हुआ है जिनका कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, जो कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, कोई एलीट क्लास फैमिली नहीं है, इस तरह की फैमिलीज का हमने डाटा दिया जो गरीब लोग थे। तो फिर कल को जब वो मॉडल ट्रेन होकर निकलेगा और जब वो वाकई में डिसीजन करेगा तो वो अनफेयर डिसीजन देगा। ये बेसिकली एल्गोरिथमिक बायस कहलाता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा एंड लैंडिंग प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर होता है ना, वो लैंडिंग सेक्टर पे, लैंडिंग पे काम करता है, यानी कि वो कर्जा देने पे। तो कर्जा देने पे भी हमने किसी एक खास फैमिली को या एक खास तबके को जो हमने प्रायोरिटाइज किया, तो बाकी के लोगों को फिर अनफेयरली वो कर्जा नहीं देगा सिस्टम। इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने बात किया सिस्टम के एंड से कि कंप्यूटर आपका या सिस्टम आपका जो है वो अनफेयर डिसीजन करेगा, ये सारी एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास अगला पॉइंट है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एड्रेसिंग एआई एंड आईओटी चैलेंजेस। देखिए जी, इन चीजों को वो कहता है कि हमारी पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क्स है ना, जो बॉडीज हैं रेगुलेटरी बॉडीज में, जैसे कि जीडीपीआर है यूरोप के अंदर, IEEE है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एक जो है फोरम है जो काम करती है इन राइट्स के ऊपर, इन गाइडलाइंस के ऊपर। तो वो कहता है कि ये फ्रेमवर्क जो है ना वो एड्रेस करे किसको, एआई एंड आईओटी चैलेंजेस को, यानी कि उनके ऊपर काम करे। और वो क्या काम हो सकते हैं जी, सबसे पहला काम है डाटा प्रोटेक्शन लॉज। हर कंट्री के अंदर हर डिपार्टमेंट के लिए डाटा प्रोटेक्शन के लॉज होने चाहिए, और हैं भी, ऑलमोस्ट हैं, उनके ऊपर अमल होता ही नहीं होता, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट का पहला पॉइंट जो है वो क्या है जी, डाटा प्रोटेक्शन लॉज। यानी कि उसने एग्जाम्पल दिया जैसे कि जीडीपीआर, यानी कि जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन यूरोप। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर, जहां पर तकरीबन 27 या 28 कंट्रीज हैं उस यूनियन के अंदर, वहां पे सारे कंट्रीज जो है वो इस फोरम से, यानी कि यहां से वो एथिकल गाइडलाइंस लेते हैं
या अपने डाटा को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। और ये कंपनी जो है, यानी कि ये जो फॉरम है या ये जो आप समझ लीजिए बॉडी है ना, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली गाइड करती है कि किस तरीके से आपने कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, मेंबर्स का, लोगों का, अवाम का डाटा जो है ना वो आप लोगों ने सिक्योर रखना है। तो ये बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन के लॉज होने चाहिए। नंबर 2 पे एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, जैसे कि IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनकी गाइडलाइंस है जी फॉर एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको लेकर इन्होंने पूरा एक पूरा जो है आप समझ लीजिए कि इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जहां पर गाइडलाइंस लिखी हुई है, एथिकल गाइडलाइंस लिखी हुई है कि किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से आपने इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, हम उसको तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली एथिकल गाइडलाइंस में हमारे गवर्नमेंटल सेक्टर के जितने भी आप कह लीजिए गवर्नमेंटल आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे आपकी गवर्नमेंट मिलकर, और इसके अलावा जितने भी हमारे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं वो इन चीज़ों के ऊपर काम करें और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉन्च करें ताकि लोगों को भी अवेयरनेस मिले। और जितने भी बॉडीज़ हैं, जैसे कि लेट्स से मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि नादरा है, हमसे अगर डाटा ले रहा है तो वो नादरा कभी भी डाटा को लीक नहीं करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर जैज़ की कंपनी है, यूफोन की कंपनी है, वारिद की कंपनी है, ये कंपनीज जब हमारा डाटा किसी को शेयर कर देती हैं, हमारे नंबर शेयर कर देती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारी प्राइवेसी लीक होती है। हमें लोग अनयूजुअली कभी भी विदाउट एनी रीजन हमें कॉल कर देते हैं जी अपनी किसी चीज़ की, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए, कर्जा लेने के लिए, फला फला, हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आप इस चीज़ को जानते हो। तो वो बेसिकली कह रहा है कि उसके लिए एथिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए। नंबर 3 पे बाइस मिटिगेशन स्टैंडर्ड्स, यानी कि मिटिगेशन का मतलब होता है इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना, किसी चीज को रिजोल्व करना। तो 22 रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उसके स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए? अनफेयर डिसीजन कब नहीं होंगे? जब हम लोग यूज करेंगे डाइवर्स डाटा सेट्स, यानी कि फिर आप एक ही तरह का डाटा सेट यूज ना करें। अगर आप लेट्स से कि वो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हायरिंग प्रोसेस की, यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस की, तो उसमें वो कह रहा है कि डाइवर्स डाटा सेट यूज करें, मेल का भी डाटा प्रोवाइड करें, फीमेल्स का डाटा प्रोवाइड करें, रिच फैमिलीज का डाटा प्रोवाइड करें, पुअर फैमिलीज का डाटा प्रोवाइड करें, ताकि चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आए। बात समझ आ गई? नंबर 4 पे है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। हमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। जितनी भी IoT डिवाइसेस हैं मस्ट यूज इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन यूज करें, पासवर्ड्स यूज करें, हमारा डाटा जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होना चाहिए। डिवाइसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो डाटा ना तो लीक हो और ना ही उसको कोई हैकर हैक कर पाए इजीली। वहां पर ऐसी स्ट्रेटजीज यूज होनी चाहिए कि ये डाटा कभी भी हमारा हैक नहीं होना चाहिए। तो ये चैलेंजेस में जिनको एड्रेस करना है फ्रेमवर्क्स के जरिए से, किन्होंने? पॉलिसी मेकर्स ने और रेगुलेटरी बॉडीज ने। उसमें आपके पास 4 पॉइंट है। इनके शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिर्फ नाम पूछ लिए जाए, या अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अब इसके सोशल इंपैक्ट्स एंड अडाप्टेशंस। क्या सोशल इंपैक्ट है जी हमारे पास? इसके सोशल इंपैक्ट्स हैं जैसे कि सोसाइटल इंपैक्ट एंड अडाप्टेशन में इंपैक्ट ऑफ AI एंड IoT ऑन। अब ये हम लोगों ने रिस्क एंड चैलेंजेस भी पढ़ लिया, अब इसके इंपैक्ट्स देखिएगा डेली लाइफ पे, इसके क्या इंपैक्ट है डेली लाइफ पे ऊपर। अगर हम सबसे पहले बात करें तो AI एंड IoT टेक्नोलॉजीज आर एनहांसिंग आवर डेली लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर होम्स, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये पढ़ने का मकसद ये था कि ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, हमारे घरों में, ट्रांसपोर्टेशन में और हेल्थ केयर में इसके बेनिफिट्स आप बताएं। और अलग से एक्सरसाइज का शॉर्ट भी है, वहां पे ये सवाल पूछा भी जाएगा, तो आप लोगों ने फिर उसके मुताबिक लिखना है। तो वो कहता है कि जी डेली लाइफ में ना हमें ये सारी चीजें बड़ी असिस्ट करती हैं। कैसे असिस्ट करती हैं? घर के बहुत सारे काम हैं जहां पर हम थर्मोस्टेट्स को यूज करते हैं। थर्मोस्टेट बेसिकली किस तरह का एक इस तरह की डिवाइस है जो डिटेक्ट कर लेती है और टेम्परेचर को, और उसके मुताबिक हमारे AC इन्वर्टर जो हम लोग यूज करते हैं, इन्वर्टर्स को क्या करती हैं, या तो टेम्परेचर राइज करने का या टेम्परेचर फॉल करने का जो है वो हुक्म देती है। यानी कि इस तरीके से हमारी डिवाइसेस काम करती है, वो आपस में कनेक्टेड है ना। थर्मोस्टेट AC से कनेक्टेड है, AC जो है वो फौरन से अपने अंदर वाली डिवाइसेस को या अपने अंदर वाले कंपोनेंट्स को इजाजत देता है, उसको गो हेड देता है कि जी ठीक है आप टेम्परेचर बढ़ा दो। यानी कि यहाँ पे आप जो है, क्योंकि बाहर सर्दी है, विंटर सीजन है, तो यहाँ पर अंदर टेम्परेचर आप राइज कर दो, या अगर बाहर गर्मी है तो अंदर टेम्परेचर जो है आप फॉल कर दो, यानी कि कूल कर दो, इसको कूलिंग कर दो इसकी, ठीक है। इसके तरीके से वो सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो डेली लाइफ में हमारे घरों में ये डिवाइसेस वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि जी बहुत सारी चीज़ों की बेहतरी भी आती है, जैसे कि हम लोगों को फिजिकल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं करनी पड़ती, फिजिकल एफर्ट्स पुट नहीं करनी पड़ती, ये डिवाइसेस ही आपके घर के सारे काम कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें वर्क इन्वायरमेंट। तो वर्क इन्वायरमेंट में ये होता है कि जितने भी हमारे रेपिटेटिव टास्क हैं उसको करने के लिए हम लोग AI या IoT डिवाइसेस को इस्तेमाल कर लेते हैं वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अलावा improving the efficiency and enabling data-driven decision-making, IoT devices in industrial settings optimize production processes and monitor equipment health, reducing downtime and maintenance the
कॉस्ट। देखिए जी, वर्क एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग ये सारी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भी हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जितने भी रेपिटेटिव टास्क हैं जो इंसान करके बार बार करके थक जाता है, वहां पर हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिवाइसेस को क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। उससे किसी भी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन होती है, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा परफेक्शन के साथ। इंसानी दिमाग, इंसानी जिस्म उतना परफेक्शन के साथ काम नहीं कर सकता जितना कि डिवाइस कर सकती है। चाहे डिवाइस बनाने में सारा काम इंसान का ही है, सारा हाथ इंसान का, लेकिन बात यह है कि उसके ऊपर कभी भी वो परफेक्शन के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान डेफिनेटली एक ह्यूमन नेचर है, उसको नींद भी आ जाती है, वो थक भी जाता है, वो टायर्डनेस फील करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वर्क एनवायरनमेंट के अंदर इन तमाम डिवाइसेस को इंस्टॉल करने से हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ है इन चीज़ों की। नंबर 3 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सोसाइटी एट लार्ज। देखिए जी, सोसाइटी एट लार्ज में जहाँ पर बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स दिए हैं। AI and IoT have the potential to address large-scale societal challenges such as climate change, healthcare accessibility and urbanization। 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज में हमें ये कैसे फेवर देता है जी, IoT डिवाइसेस और AI, इस तरीके से कि सोसाइटी में आप ये समझ लीजिए कि एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए या एनर्जी के बड़े खूबसूरत और बड़े जबरदस्त फ्लो के लिए हम लोग AI या IoT डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घरों में ना सेंसर लगा हुआ है घरों में, अगर तो एक स्पेसिफिक रूम के अंदर अगर तो कोई बंदा बैठा हुआ है तो बल्ब ऑन है, फैन ऑन है। जैसे ही वो बंदा, वो जो भी ह्यूमन बीइंग है, जब वो वहां से एग्जिट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, डिवाइस डिटेक्ट करेगी कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है, और वो क्या करेगा, उसको बंद कर देगा, बल्ब को भी ऑफ कर देगा, फैन भी ऑफ कर देगा। अब इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंसान भूल भी सकता है, या जानबूझ के भी वो खुद से किसी काम से चला गया जल्दी में और उसको याद नहीं रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि एनर्जी का एक जबरदस्त यूज आपने किया, एनर्जी का बेहतर आपने यूटिलाइजेशन की यहाँ पर, किसके जरिए से, AI और IoT डिवाइसेस के जरिए से। एक दूसरी एग्जांपल लें, एक दूसरी एग्जांपल इस तरह से है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जितनी भी ये डस्टबिन होती हैं बाहर पड़ी होती हैं हमारे घरों के बाहर, टाउन में अब इन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट में, इनके अंदर सेंसर लगे हों। जैसे बिन फिल हो जाए तो सेंसर क्या करे जी, यानी कि वहां पे सिग्नल पास करे अपने डिपार्टमेंट में, और वो लोग आकर उस स्पेसिफिक बिन को आके क्या कर दें जी, दोबारा से खाली कर दें, यानी कि उसको ले जाएं उस गार्बेज को, देन नेक्स्ट उस बिन को दोबारा से उसी जगह पर इंस्टॉल कर दें। बजाय के डेली गाड़ी आए, बजाय के डेली वहां पर स्टाफ आए उनका और आकर देखें जी कितना अभी तक जो है वो ये बिन जो है फिल हो चुकी है, इसको खाली करना चाहिए या नहीं खाली करना चाहिए। एक पर्टिकुलर बिन है, एक डस्टबिन है, वो यूज ही नहीं हुई, तो उसके लिए गाड़ी वहां पर राउंड लगा रही है, तो उसमें पेट्रोल का भी यूज हो रहा है, उसमें खास कॉस्ट लग रही है गवर्नमेंट की। आज समझ आ रही है बात की। इन तमाम चीजों में हम लोगों को AI और IoT डिवाइसेस ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। नंबर 2 पे हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जैसे इसमें सेकंड जो पॉइंट था हमारे पास वो ये था कि जी हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। हम लोग वियरेबल डिवाइसेस में यूज करते हैं स्मार्ट वॉच, ठीक है। स्मार्ट वॉच में क्या होता है, वो हमारी हार्ट बीट नोट कर रही होती है, फिर इसके अलावा हमारे फिजिकल जितनी भी हमारी फिजिकल वो डिटेक्शन करती हैं किसी भी डिजीज की, हमारी हेल्थ की, और वो रिपोर्ट करती है डॉक्टर्स को, जो कि उस डिवाइस के जरिए से हमारे साथ कनेक्टेड है। हम एक डिस्टेंस पे नहीं, हम एक खास डिस्टेंस पे हैं, यानी कि हमारे दरमियान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, हम एक जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन उस डिवाइसेस की वजह से समझ लीजिए हम कनेक्टेड है। डॉक्टर उसी वक्त जो है वो आपकी हेल्थ रिकॉर्ड देखकर, आपका वो डिटेक्शन देखकर उस डिवाइस की, उसके मुताबिक आपको मेडिसिन जो है वो बता सकते हैं कि ये मेडिसिन आप इस वक्त यूज कर लें। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, यानी कि जितने भी बड़े शहर हैं इनका वजूद पाना, इनकी तादाद के अंदर इजाफा हो जाना, या जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उनका विलेज एरिया से निकलकर अर्बन एरियाज के अंदर आ जाना, रूरल एरिया से निकलकर अर्बन एरियाज के अंदर आ जाना, इसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। जब इसके अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से अब ज़ाहिर है हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल भी बढ़ते हैं, ट्रैफिक के इशूज़, इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़। वहाँ पर ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए AI और ये IoT डिवाइसेस ने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। स्मार्ट बसेस बना दी गई हैं, इसके अलावा स्मार्ट ट्रेन्स बना दी गई हैं, वहाँ पर प्रॉपरली लोगों को सिग्नल जो है, ट्रैफिक सिग्नल्स बना दिए गए हैं, वो प्रॉपर ट्रैफिक को डिटेक्ट करके देन ऑफ या ऑन करता है। ये नहीं कि वो एक रेपिटेटिवली उसको चलाया गया जी, 30 सेकंड्स के लिए चला दिया सिग्नल को, 30 सेकंड्स के लिए बंद कर दिया, नो, उसको प्रॉपर टाइम दे दिया गया है। इसके अलावा उसको साथ में कंट्रोल दे दिया गया है डिवाइस को कि आपने इतने टाइम के लिए, जब आप चाहो, जब आपको फील हो कि ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ से ज्यादा है तो आपने उसको रोकने की जरूरत है या उसको चलाने की जरूरत है, तो उसके मुताबिक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI एंड IoT डिवाइसेस। होप सो कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पर बताइएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।